हेलो नमस्कार। आज हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की बात करते हैं और उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसके अंदर अपने उपकरण की बात कर ली थी, अपरेटस की बात कर ली थी। उसी के द्वारा आज हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करते हैं। फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करते हैं यानी फ्रिंज अंतराल या फ्रिंजों की चौड़ाई है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपके याद है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन यूँ आता है कि आप व्यतिकरण के अंदर इंटरफ्रेंस के अंदर फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, या फिर यूँ क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट व्यतिकरण के अंदर सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो देखो इसको आप किस प्रकार से करते हैं। तो इसके दो नाम बताए मैंने, फ्रिंज चौड़ाई या फिर नाम आ सकता है फ्रिंज अंतराल, फ्रिंज विड्थ, ये आपने कर लिया बात है। अब देखो वहां पर अपने बात ये की थी व्यतिकरण के अंदर इंटरफ्रेंस के अंदर बात क्या की थी कि एकांतर क्रम में जैसे एक तो आपको ये प्राप्त होगी कैसी, जैसे ब्लैक प्राप्त हो गई और उसके बाद में आपकी ये प्राप्त होगी, देखना एक मिनट के लिए, यहाँ पर ये आपको ये जो बीच में ये आपको प्राप्त हो गई है ब्लैक यानी डार्क फ्रिंज प्राप्त हो गई है। ये आपको प्राप्त हो गई, दोबारा डार्क प्राप्त हो गई है। ठीक है ना, इसके बाद में ये एक और डार्क प्राप्त हो गई है। इन सब के बीच में ये कैसी प्राप्त हो रही है आपको, ये आपको ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है और ये आपको क्या प्राप्त हो रही है, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है। स्क्रीन पर आपने प्राप्त किया था। अब बात सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे। डेफिनेशन केवल अपन ये लिखेंगे दो क्रमागत यानी अल्टरनेटिव लगातार क्रमागत, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो क्रमागत डार्क फ्रिंज या फिर दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंज, ये कैसी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसको अपन बीटा से लिखें, ये बीटा डैश कर दिया अपन ने। तो मेरे हिसाब से आपने डेफिनेशन क्या याद की कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों या फिर दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी को ही क्या कहते हैं, फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। यह आपने फाइंड आउट कर लिया और याद भी कर ली डेफिनेशन आपने। ठीक है, इसके बाद देखो अगले वाले, इससे पहले वाले पॉइंट में अपने बात ये की थी, थोड़ा यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम, ये अपना वो स्लिटें थी, स्लिट S1 यहाँ कर दी थी और ये स्लिट, एक मिनट के लिए इसको मिटा के यूँ करता हूँ। अपन ने ये किया था वहाँ पर, ये तो आपकी स्लिट S1 और ये स्लिट S2, इसके सामने ये अपना पर्दा था, ये सामने क्या था, पर्दा था। इनको थोड़ा और पास में लो गया, थोड़ा सा, इतनी दूर नहीं होती हैं, पास में ले लेते हैं। ये S1, ये सेंटर और पर्दे का सेंटर आपका O है, ऐसी बात थी शायद। ये पर्दा था, पर्दा या स्क्रीन, बात याद होगी सबके। अब देखो बात ये करते हैं कि S1 और S2 से ये लाइट थी, ये तरंगाकर के रूप में वो चली थी, वो बात वहाँ हो गई थी, वेव फ्रंट के रूप में ये आपकी चली थी। जब ये लाइट यहाँ से, थोड़ा गौर करना, ये लाइट S1 से चलते हुए जब ये पहुँचती है, कहाँ पर पहुँचती है, O पर पहुँचती है, सेंटर पर पहुँचती है। ये O पर पहुँचती है यानी कि सेंटर पर पहुँचती है, तो S1O यानी O पर S1O बराबर होता है आपका S2O, यानी पथांतर क्या होता है, पाथ डिफरेंस है वो शून्य होता है। और पथांतर शून्य जब होता है तो आपको समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। कैसा व्यतिकरण बताया मैंने, समपोषी व्यतिकरण बताया। समपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण आपको प्राप्त होता है। यानी समपोषी व्यतिकरण है
तो वहाँ पर आपकी कैसी फ्रिंज बनेगी, डिप फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज आपको प्राप्त होती है। यानी पर्दे के बिंदु O पर आपको हमेशा डिप फ्रिंज ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्यतिकरण के अंदर केंद्रीय फ्रिंज, केंद्र बिंदु O पर बनने वाली फ्रिंज हमेशा आपको डिप क्यों प्राप्त होती है। तो ये मेरे हिसाब से आपने फाइंड आउट कर लिया। आप क्या लिखोगे कि स्लिट S1 से O पर पहुंची प्रकाश तरंगे या तरंगाग्र, या S2 से O पर पहुंची प्रकाश तरंगाग्र के बीच में पथांतर क्या होता है, शून्य होता है, और शून्य होने के कारण वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण होगा, और समपोषी व्यतिकरण होते ही वहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या बताया मैंने, डिप फ्रिंज प्राप्त हो जाती है। अब थोड़ा इनको मिटा देता हूँ। अब आओ किसी अन्य बिंदु P पर, किसी अन्य बिंदु P की बात कर लो। तो कोई पॉइंट ले लिया आपने, अन्य पॉइंट ले लिया P, तो ये पॉइंट मैं P ले रहा हूँ। माना कि O से P तक की जो डिस्टेंस है ये अलग से लिख दूंगा। S1 से प्रकाश P पर पहुँचेगा, और आपका S2 से प्रकाश है वो भी कहाँ पहुँचेगा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई भैया, S2 से प्रकाश P पर पहुँचेगा। अपन को P पर समपोषी और विनाशी के लिए पथांतर फाइंड आउट करना होगा, और कोई काम ही नहीं है अपना, ठीक है ना। साथ में माना S1 S2 जो डिस्टेंस है वो D है, और OP डिस्टेंस है वो क्या आपकी अक्ष मान ली, क्या मान ली, अक्ष मान ली। यानी ये जो डिस्टेंस है ये तो आपकी स्मॉल d है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, कैपिटल D है। बात याद होगी सबके। फिर बाद में देखो ये पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, पैरेलल लाइन, ये पॉइंट मान लिया L1 है, और सेम ऐसे ही एक लाइन ये खींच दी, और ये मान लिया आपका L2 है। बात क्लियर होगी, हाँ भाई, याद हो गया ना ये बात। मैं कोई खास बात नहीं की, किसी पॉइंट P का अपन अध्ययन करेंगे और वहाँ पर आपने OP को क्या मान रखा, अक्ष मान रखा है, और S1 S2 यानी दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, स्मॉल d है, और दोनों स्लिटों और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। चलो आगे बात करो। अब थोड़ी सी बात देखो, यहीं अगर आप लिखना चाहो, अगर यहाँ से L1 से L2 की दूरी स्मॉल d है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी d/2 होगी या नहीं होगी। ऐसे ये डिस्टेंस है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। मेरे हिसाब से याद हो गया सबके। अब देखो अपना टारगेट क्या है, P पर S1 व S2 से पहुंचा या पहुंची तरंगों के मध्य पथांतर ज्ञात करना है, के मध्य पथांतर ज्ञात करना है। और वो पथांतर अगर मैं डेल लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, S2 से P पर पहुंची तो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने S2P फाइंड आउट की, S1 से पहुंची तो ये लिखा S1P लिखा। मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद होगी। अब अपन को S1P और S2P निकालना है, ठीक बात है। तो देखो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, S1L1P में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये आ जाएगा S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1L का स्क्वायर और L1P का स्क्वायर। S1L यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है, ये आपकी d स्क्वायर है, ये d है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। L1P O से लेकर P तक की डिस्टेंस x है, यह घटा दूँ तो ये तो बचेगा, तो ये लिखा जाएगा प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। याद हो गया सबके। इसमें से d स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। बात क्लियर होगी सबके। अब देखो अगर मैं स्क्वायर है तो इसको S1P लिखूं तो यहाँ पर तो केवल d हो जाएगा, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब देखो
इस डिस्टेंस की तुलना में ये बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर अपन बाइनोमियल थ्योरम काम में लेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम आपको क्या कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n है वो लगभग किसके बराबर होती है, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होती है। कब, जब x का मान 1 से है, जब आपका x है वो बहुत छोटा हो 1 से। तो यहाँ पर 1 से बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये आपका आ जाएगा d की जगह d 1 प्लस n की जगह 1/2, और आपका x कितना है, इसको ऐसे लिख दूँ क्यों फालतू में, x माइनस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये आ गया, ये लगभग आ गया अपना। इसके बराबर में d का मल्टीप्लाई कर दूँ तो d प्लस x माइनस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d, d से d कैंसिल हो गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अच्छा, इसके बाद में आप लिखोगे इसी प्रकार त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं S2LP, S2L2P में, बोलो लिखो क्या लिखूं, तो आप देखो ये आ जाएगा S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये लिखा जाएगा d स्क्वायर प्लस x प्लस dy/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। मेरे हिसाब से क्यों लिखा आपके समझ आ गई। अच्छा, तो यहीं से आ जाएगा आपका S2P बराबर, यह आ जाएगा d प्लस x प्लस dy/2 का, एक सेकंड एक स्टेप थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, यह आ जाएगा d और 1 प्लस x प्लस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, एक सेकेंड, अपॉन डी स्क्वायर की पावर हाफ, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, क्या प्राप्त हो जाएगा, S2P बराबर, थोड़ा गौर करना, ये मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो d प्लस x प्लस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d आ जाएगा लगभग। वो लास्ट वाली अगर अप्लाई करते हैं तो यह आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। तो देखो, अतः है पाथ डिफरेंस, सो पाथ डिफरेंस इज डेल इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था S2P माइनस S1P। वैल्यू पुट करूं, थोड़ा सा ध्यान दे लो, d से d कैंसिल, ये बचेंगे, तो ये बचेगा x प्लस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस x माइनस dy/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d, ये बचेगा। अरे भाई ये d से तो d क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो 1/2d तो बाहर निकाल लिया, इसको खोलता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस xd, यह आ जाएगा। सेम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो यह आएगा आपका x स्क्वायर प्लस d²/4 माइनस xd, यह आएगा। d²/4 से ये कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, और यह आ गया आपका 1/2d और अंदर आ गया 2xd, 2 से 2 कैंसिल। तो पथांतर देखो, आता है आपका डेल इक्वल टू, यह आ गया एक्स डी अपॉन कैपिटल डी आ गया। ये आपको डायरेक्ट भी याद करना है, ठीक है ना, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी आ चुका है। अब देखो आगे जब बात आती है, डायग्राम देखो अब अपना कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम थोड़ा दिमाग में रखना, आगे क्या क्या कुछ करते हैं। आगे देखो अपन ये मान के चलेंगे कि P पर आपकी जो ब्राइट फ्रिंज बने या फिर डार्क बने, दीप्त बने या फिर अदीप्त बने, तो उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं,
ये तो याद कर लिया सबने, पथांतर एक्स डी अपॉन कैपिटल डी सबने याद कर लिया है। अब आओ देखो नंबर ए। नंबर ए में लिखूंगा दीप फ्रिंजों के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजों के लिए। देखो सुनना थोड़ी सी बात है, इसका अर्थ यह है कि माना P पर एन वी दीप फ्रिंज बनती है, दीप फ्रिंज बनती है, ये है, तथा एन वी दीप फ्रिंज के लिए एक्स है वो एक्स एन के बराबर है। इस इक्वेशन को नंबर 4 दे देता हूं। अतः समीकरण 4 से, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 से आपका पथांतर या पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी हो गया। ठीक बात है, ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी 5। अब देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर की जो शर्त है वो शर्त क्या है कि पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, या फिर यूँ बोलूँ कि लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ये आपने सीख लिया। समीकरण 5 व 6 से फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट क्या जाएगा आपका, एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा, और यहीं से आपके पास में एक्स एन इक्वल टू, एक्स एन कौन सा डिस्टेंस है, एक्स एन है ओ से पी तक की डिस्टेंस है एन वी दीप फ्रिंज के लिए, तो ये आ गया आपका एन लेमडा अपॉन कैपिटल डी, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया। फिर बाद में एन माइनस 1 वी दीप फ्रिंज के लिए बोलो क्या होना चाहिए, एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होना चाहिए। अब देखो फ्रिंज अंतराल कैसे ज्ञात होता है, थोड़ा याद करो बात को। देखो ऐसे था वो, यूँ था, यहाँ पे आपका सेंटर था और यहाँ पर आपका पी था। अब यहाँ पर फ्रिंजें बनी, जैसे मान लो ये आपकी क्या बन गई, ब्राइट बन गई, ये फिर डार्क बन गई और ये ब्राइट बन गई, ये तो बात है। अब देखो मेरी बात सुनना, ये बीच में कौन सी बन गई, डार्क बन गई, है ना। अब बात सुनना एक मिनट, अगर इस डिस्टेंस में से, अगर यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल देता हूँ तो कौन सी बचेगी, ये तो बचेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, दीप्त की, यहाँ पर अदीप्त की हो जाएगी, अदीप्त की फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी आपकी। अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज विड्थ चौड़ाई देखो कैसे प्राप्त की। उसको अगर मैं बीटा लिखूं तो ये लिखी जाएगी एक्स एन माइनस 1, और वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ जाएगा आपका एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये आ जाएगा एन माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और जब इसको सोल्व करते हैं तो आपका बीटा आपको ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ठीक से याद करो, बीटा आपका प्राप्त हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये अपन को डायरेक्ट याद करना होता है। याद हो गया सबके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जब करते हैं नंबर 2, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, डार्क फ्रिंजों के लिए, फ्रिंजों के लिए दोबारा वही बात रिपीट करनी है। अदीप्त फ्रिंजों की जब बात होती है तो अपन क्या करेंगे, माना P पर एन वी अदीप्त फ्रिंज बनती है,
अदीप्त फ्रिंज बनती है, तथा जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू एक्स एन तो पहले ले चुके थे, यहाँ लिखेंगे एक्स एन डैश, क्या लिखेंगे, एक्स एन डैश लिखेंगे। तो पथांतर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, एक्स एन डैश स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये हो जाएगा, याद होगी सबके। फिर बाद में अपन जानते हैं अदीप्त फ्रिंज है तो विनाशी व्यतिकरण, तो देखो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या प्राप्त हो जाए, क्या जानते हैं अपन, पथांतर जो है वो λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, λ/2 का, यानी यहाँ तो λ/2 और यहाँ पर विषम संख्या आनी चाहिए, और यानी ओड नंबर। ओड नंबर अपने दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक तो लिखा जाता है 2n+1 और एक लिखा जाता है 2n-1। यहाँ पर क्या लिखें, 2n-1 लिखें या +1 लिखें। देखो जब +1 लिखते हो तो आप n = 0, 1, 2 करते हो, और ये करते हो तो n = 1 और 2 करते हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हो। अब देखो चूंकि जो n = 0 नंबर है वो दिया जाता है केंद्रीय फ्रिंज के लिए, और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा होती है दीप्त होती है, तो अपन 0 नंबर नहीं दे सकते, तो ये नहीं लिखेंगे अपन लिखेंगे ये लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 2n-1। हाँ भाई, इसमें 2n+1 करोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन तरीका सही यही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि n का मान 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 नंबर किसको दे दिया, जो सेंट्रल फ्रिंज है उसको दे दिया गया है ना। तो ये हो गया। अब आ जाओ आगे चलते हैं। इस समीकरण से और इस समीकरण से क्या लिखूं, यह आ जाएगा आपका एक्स एन डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, उल्टा नहीं हो जाए भाई ये, अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 और λ/2। यहीं से आपका आ जाएगा एक्स एन डैश इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या बात क्लियर होगी सबके, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्राप्त हो गया आपका। अब देखो आगे वही प्रोग्राम है जो पहले चल रहा था, फिर बाद में n-1v अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स n-1 डैश इक्वल टू, यहाँ n की जगह n-1 करना, थोड़ा गौर करना, तो यह आएगा देखो 2n-1 और लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आता है 2n-3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आता है। बात याद होगी भी। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई अगर उसको मैं बीटा डैश लिखूं तो क्या आएगा आपका, इसमें से यही करना है, थोड़ी देर पहले क्या था एक्स एन और एक्स n-1 डैश, इसका जो वैल्यू है वो पुट करूं तो ऊपर आएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 2n-3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जब इसको प्लस माइनस आप करके देखना, आपके पास प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई इसमें, देखो जब इसको करेंगे तो अपॉन में 2 भी तो है, ये रहा 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 2 आएगा। जब आप इसको हल सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो देखो इस प्रकार आपने क्या देखा, इस प्रकार अपन ने क्या देखा, इस प्रकार यह देखा है कि बीटा बराबर बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है। इससे क्या सिद्ध होता है कि व्यतिकरण के अंदर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, समान प्राप्त होती है। नॉर्मली फिर अब समान ही होगी तो नॉर्मली फ्रिंजों की चौड़ाई को इस बीटा इक्वल टू ये लिख के अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ एक दो बातें और कर लूँ लास्ट में। आपने यहाँ पे देख लिया, एक दो बातें और करें अपन, जैसे
कि बीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर S1 S2 या स्रोत है उसमें जो लाइट दे रखी है आपने उसका लेमडा ज़्यादा तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल में बात करूं, अगर आपने एक तो लाल प्रकाश ले लिया रेड, एक ले लिया आपने जैसे मान लो कौन सा बैंगनी ले लेता हूँ, चौड़ाई ज़्यादा किसकी होगी, देखो फ्रिंज चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका लेमडा ज़्यादा तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा भी ज़्यादा हो जाएगा। बात क्लियर होगी सबके। इसके बाद में अपन नंबर 2 बात करते हैं कि बीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, यानी अगर S1 और S2 के बीच की दूरी डिस्टेंस अगर ये कम रखोगे तो आपका बीटा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर होगी। ज़्यादा प्राप्त होना ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि फ्रिंजें आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं अलग अलग। फिर बाद में C वाली बात है बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, यानी सलिटों, ये सलिट थे ना अपनी, ये S1 S2 ये स्क्रीन, ये इनके बीच की दूरी डिस्टेंस D कि बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा रखते हो, प्रोपोर्शनल है आपको सबको पता है, ज़्यादा रखते हो तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज़्यादा होती है। लेकिन ये काम में नहीं लेते हैं हम। काम में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा कर लोगे तो स्क्रीन पर जो फ्रिंजें हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आज अपना कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है, 12th में भी था आपके, तो इससे उम्मीद करता हूँ आप ये सीखोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, धन्यवाद।